अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने 12.5 की थी, हमने 12.6 स्किप कर दिया क्योंकि 12.6 के अंदर था बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट जो कि इंक्लूडेड नहीं है हमारे सिलेबस में, सो वी आर गोइंग टू स्किप दैट कंप्लीटली। The first question says the time t seconds taken for each of 50 chefs to cook an omelette is recorded. Write down the model time interval, calculate an estimate of the mean time, show all your working. तो हमारे पास मॉडल टाइम इंटरवल वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 19 इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो जो हमारा आंसर होगा दिस इज गोइंग टू बी 35 लेस देन टी लेस देन एन इक्वल टू 40। तो हमारे पास आंसर में हम लोग बस ये लिख देंगे। दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम, शो ऑल योर वर्किंग। अब एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम निकालने के लिए पहले हमें मिड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा और मिड पॉइंट निकाल के उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट लिखेंगे और साथ में मैं एक्स लिख देती हूँ। यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ मैं एफ लिख देती हूँ, थोड़ा सा विजिबल है या मैं कलर चेंज करती हूँ तो ये बेटर है। तो ये एफ है। अब मिड पॉइंट एक्स है तो 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 इज गोइंग टू बी 22.5। 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 is going to be 27.5. Try to do this every time. Although I'm very used to it कि किस तरह से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस वजह से मैं फॉरन कर पा रही हूँ। बट यू शुड डू इट दैट बार बार 35 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करके इसका आंसर जो है वो निकालना है। कभी कभार इंसान गलत भी कर देता है, इस वजह से इनका ख्याल रखना है। तो 47.5 इस तरह से हमारे पास आंसर आगे मिड पॉइंट के। अब एक और बना लेते हैं कॉलम जो होगा एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स एज इन फ्रीक्वेंसी टाइम्स एक्स। तो 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करे होंगे तो वो बन रहा है 45। यहाँ पर आंसर आ रहा है 165। यहाँ पर आंसर आ रहा है 227.5। फिर आंसर आ रहा है 712.5। फिर हमारे पास आंसर आ रहा है 382.5 और फिर हमारे पास आ रहा है 332.5। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं। अब हम लोगों ने इनका समेशन करना है, यानी कि इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे सारी फ्रीक्वेंसीज को तो हमारे पास टोटल उसने वैसे भी हमें गिवन दिया है 50 शेफ्स ने कुक किया। तो फ्रीक्वेंसी इसको ऐड भी करेंगे तब भी 50 ही बन रहा है। ठीक है। और एफ इंटू एक्स इनका इसका भी जो टोटल है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, जिसका टोटल जो बन रहा है वो है 1865। अब मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। तो हमारे पास होगा 1865 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है। एंड दिस विल गिव अस द फाइनल आंसर दैट इज 37.3 सेकेंड्स। तो यानी कि 37.3 सेकेंड्स जो है मीन टाइम रिक्वायर्ड था फॉर फॉर कुकिंग एन ऑमलेट। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह सॉल्व होगा। Question number 2 says Shahrukh plays 4 games of golf. His 4 scores have a mean of 75, mod of 78 and a median of 77. Work out his 4 scores. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका मीन जो है दैट इज 75 कितने का है। टोटल हमारे पास 4 गेम्स थी, तो अगर मीन 75 था, टोटल गेम्स 4 थी, तो हम लोग 75 टाइम्स 4 कर लेंगे। इसका मतलब है 300 एक्चुअल था। सही है। मॉड की बात करें तो मॉड हमें पता है 78 है। मीडियन इसका मतलब है कि जो उसके मिडल स्कोर्स होंगे 4, यानी कि देखो 1 2 3 4 वैल्यूज है। ठीक है। तो इसका मतलब है जो सेकंड और थर्ड प्लेस का जो मिड पॉइंट है या मिडल वैल्यू है, सेकंड और थर्ड की जो मिडल वैल्यू है दैट इज द मीडियन विच इज 77। सही है। तो अब हम लोगों ने 4 स्कोर्स गेस करने हैं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी सारे प्रीवियस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ए बी सी डी हमने ये 3 वैल्यूज कर ली। 78 हमारे पास मॉड है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम हमारे 2 स्कोर्स तो ऐसे ही होंगे जो 78 होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम की हम कंडीशन कर रहे हैं। मीडियन का मतलब क्या है कि हमने कहा इन दोनों का जो हम लोग मिड पॉइंट लेंगे ना वो 77 होगा। तो हम कह सकते हैं बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 77। तो हम कह सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 154। ये एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। एक ये स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2 स्कोर्स होंगे जिनका मॉड 78 होगा, यानी 2 ऐसे स्कोर्स होंगे जो 78 की वैल्यू होगी।
ओके, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक वैल्यू b की जो वैल्यू है, लेट्स से b इज 78। उस केस में क्योंकि हमने कहा है b प्लस c इज 54, और अगर हमने ये लेट किया या इफ किया, ठीक है, लेट b इज इक्वल टू 78, तो c is going to be 154 minus 78, which is going to be c is equal to 76। इससे c हमारा 76 आ जाएगा, b हमारे पास 78 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं a होगा, फिर 78 होगा, फिर 76 होगा, फिर d होगा। ओके, हमने कहा क्योंकि दो एटलीस्ट वैल्यूज होनी चाहिए, एटलीस्ट जो कि 78 हो, तो 78 इसको कर लेते हैं, 76 इसको कर लेते हैं, और इसको भी हम 78 कर लेते हैं। a हमारे पास रह गया। a को हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें टोटल मीन से हमें टोटल वैल्यूज पता चल गई है जो है 300, तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 78 प्लस 76 और 78, इसको कैलकुलेटर में करेंगे और आंसर आ रहा है 68। तो a की वैल्यू हो जाएगी 68। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये स्कोर जो है वर्कआउट किया, ये हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर है। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, हम ये भी ऐसे भी लिख सकते थे 68, नहीं सर रुकिए, कि पॉसिबल स्कोर्स हम ऐसे भी लिख सकते थे 78, फिर 78, फिर 76, फिर 68, इस तरह से भी लिखा जा सकता था। तो ये वेरी करता है, ठीक है, और कुछ भी आंसर हो सकता था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। हमने क्या किया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। उसने शाहरुख ने 4 गेमें खेली हैं, उसका मीन 75 है। मीन 75 है, तो अगर उसे टोटल कितनी गेम्स की होंगी, तो 75 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 300 जो है उसका वो टोटल स्कोर आ रहा है। मॉड 78 है, इसका मतलब एटलीस्ट टू गेम्स तो ऐसी होंगी जिसमें उसने 78 स्कोर किया है, मॉड जो है, सही है। उसके बाद मीडियन, मीडियन 77 है, इसका मतलब है कि दरमियान वाली दो वैल्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो 77 होगा। तो उसके थ्रू हमने एक इक्वेशन बनाई, और उसके इक्वेशन में हमने 78 एक सपोज कर लिया। हमने कहा एक दफा तो 78 यूज होना है, तो बीच में ही सही, तो 78 हमने बी को सपोज कर लिया, और फिर हमने उससे सी की वैल्यू ड्राइव कर ली। बी और सी की वैल्यूज तो आ गई, फिर ए की वैल्यू हम लोगों ने एक और मीडियन मॉड की वजह से एक और वैल्यू दे दी, तो वो ए आ गई। और फिर हमने डी की वैल्यू 300 में से माइनस करके इस तरह से निकाल ली। एक और वे भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ए बी सी और डी। अगर मैं कहती हूँ कि उसका मीडियन 70 मॉड ये 77 है, अगर मैं कहती हूँ ये 77 प्लस 77 डिवाइड बाई 2 करें तब भी तो 77 आता है ना। तो अगर मैं कहूँ बी और सी 77 है, पर मॉड हमारे पास 78 है, तो 78 को ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे मैं इसकी वैल्यू बनाऊँ और इसको ऐड करने पे, आई डोंट थिंक सो कि ये 300 बनता है, ये ग्रेटर देन 300 ही बन रहा होगा। पर अगर हम लोग इस तरह से सोचते हैं और दोनों दरमियान में 77 कर लें, उसका इशू ये आएगा कि अब हमारे पास जो मॉड है वो 77 एंड 78 बन गया। मॉड हमारा ऐसे नहीं रहा, तो 78 को ज़्यादा ही होना पड़ेगा। इस वजह से हम लोगों ने पहले क्या सपोज किया कि बी वाली वैल्यू 78 है, और सी वाली वैल्यू हमने डिराइव कर ली, 76 बन गई। और एक दफ़ा तो 78 आना ही आना था, क्योंकि मॉड है तो मॉड एक से ज़्यादा दफ़ा होना था। और फिर हम लोगों ने इन सबको ऐड किया और 300 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 68। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अप्रोच करना है। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Question number 3. A farmer takes a sample of 158 potatoes from his crop. He records the mass of each potato and the results are shown in the table. Calculate an estimate of the mean mass. बस इसको हम लोग फिल करते हैं डाटा टेबल को। यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट लिखते हैं जो कि x होगा। ये आ जाएगा 20, 60, 100, 140, 180 और 220। और f times x यानी frequency times x. So this is going to be 120, 600, 2800, 1640, 3960। ये क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट किया मैं, इसलिए मेरे पास आंसर है, बट मेक श्योर
यू डू दैट प्रॉपरली ऑन टाइम और नीटली और सही से करना है। ठीक है, ये इनका टोटल है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब हम लोगों ने एस्टिमेट मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो 21640 divided by 158, so I'm going to get 137 gram as the answer. That's it for A part. Okay. Now let's do the B part. B part says a new frequency table is made from the results shown in the table in the part A. Complete the table above. Okay. अब इसको बड़ा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट है, ये क्वेश्चन हमने ऊपर प्रैक्टिस कहीं नहीं किया। 0 से 80 तक देखना है, 0 से 80 तक देखना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। 6 + 10 16। 80 से लेकर 200 तक लेना है, ठीक है, 80 से लेकर 200 तक। 28 + 76 + 22, so that is going to be 126। 200 से 240 16, 200 से 240 16। तो इस तरह से हम टेबल कंप्लीट करेंगे। On the grid, complete the histogram to show the information in this new table। चलो हम नीचे चलते हैं। अब हिस्टोग्राम पे हमने वैल्यू शो करानी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। 0 से 80 में हमारे पास थी 16 वैल्यू। 80 से 200 के दरमियान हम लोगों ने आंसर लिखा है 126 और 200 से 240 के दरमियान हमने लिखा है 16। ओके, ये हम लोगों ने वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये मास है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हिस्टोग्राम में उसके वैल्यूज को इनपुट करना है। तो हम लोग हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जो हमारे पास 0 से 80 के दरमियान में, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने ऊपर नहीं देखा, वो हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ करते हो। अब क्लास विड्थ क्या है, यानी कि अगर हमारे पास ये है 0 से 80 तक, तो इसका मतलब है इसकी क्लास विड्थ क्या है 80 की, यानी कि 80 - 0 इसके अंदर कितनी वैल्यूज है उसको हम क्लास विड्थ कहेंगे। ठीक है, इसको CW के नाम से लिख देती हूँ। 200 - 80, ठीक है, 200 - 80 हमारे पास आ रहा है 120। तो इसके अंदर क्लास विड्थ है 120 की। 240 - 200 इज 40, तो इसकी क्लास विड्थ क्या है 40 की। अब हम लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। अब जैसे लास्ट वाला ये ऑलरेडी उसने हमें ड्रॉ करके दिया हुआ है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि 16 थी और 16 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा हमने 200 से लेकर 240 तक तो बनाना है, पर कितना लंबा बनाना है। 16 डिवाइडेड बाय 40 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4, जो कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 0.4 तक लाइन जा रही है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब हम लोग फर्स्ट वाला बनाते हैं 0 से 80 तक। 0 से 80 तक ये अब हमने इसकी लेंथ कहाँ तक ऊपर तक रहेगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 16 को किससे 80 से, क्योंकि ये हमारी अब क्लास वर्थ है। 16 डिवाइडेड बाय 80 इज 0.2, तो इसको हम लोगों ने 0.2 तक रखना है। सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, नीट बनानी है, सिंगल लाइन से बनानी है, मेरा तो खराब हो गई, मैं बल्कि नीट ही बनाती हूँ। So this will be, it will be like this। ओके, उसके बाद नेक्स्ट उसने हमसे कहा है अब हम लोगों ने इसको कंसिडर करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 126 126 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, 126 डिवाइडेड बाय 120 वी आर गोइंग टू गेट 1.05। इसका मतलब है 1.05 तक हमारी लाइन जानी चाहिए। 1.0 यहाँ तक क्या होगा, ये होगा 1.1, तो इसके दरमियान में होगा 1.05, तो हमने यहाँ तक लाइन लगानी है। ठीक है, तब हमारी अगली लाइन जो लगेगी वो यहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक, 1.05 तक।
बस नीट लाइन लगानी है, मेरी बहुत ही रफ लगी है। ऐसी लाइन लगेंगे और इसको शेड कर देना, ठीक है। और बस इस तरह से हमारे पास जो है ऐसे शेडेड होगा सारा एरिया। इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? अगेन फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। Okay, question number C, a bag contains 50 potatoes which have a mean mass of 136 grams. And the farmer puts 3 potatoes which have a mean mass of 130 gram into the bag. Calculate the mean mass of all the potatoes in the bag. तो अब इसमें हम लोग देखें तो ओरिजिनली 15 पोटैटोज थे, ठीक है। 15 पोटैटोज का मतलब है कि उसका उसका मीन क्या था? 136 ग्राम। इसका मतलब कि टोटल कितना मास आ रहा है, तो वो 136 टाइम्स 15, तो यानी टोटल हमारे पास आ रहा है 2040 ग्राम्स। ओके, अब हमने 3 पोटैटोज मजीद ऐड किए हैं, ठीक है। उसका मतलब है कि और उसका मीन, उन तीनों का मीन जो है वो है 130 ग्राम्स, तो उनका टोटल कितना होगा? 130 टाइम्स 3, यानी कि 390 ग्राम्स हमारे पास आ रहा है। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, न्यू जो हमारे पास टोटल मास बन रहा है, new total mass, that is going to be 2040 plus 390, so that will be 2430 grams, ठीक है। ये हमारे पास न्यू टोटल मास है, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने मीन फाइंड करना है, न्यू मीन जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? 2430 ग्राम यूज करेंगे और साथ में हम लोग टोटल पोटैटोज करेंगे 15 प्लस 3 पोटैटोज, सो दैट इज गोइंग टू बी 18। सो हमारे पास 135 ग्राम जो है वो हमारा न्यू मीन मास आ रहा है। तो इस तरह से लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व होगा। एंड विद दैट दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड एंड वी आर डन with it. Okay,